Hello children, welcome once again to all of you in our today's session. Today we will read more about friction. 12.3 Friction a necessary evil. Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a Coulthard earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? चिल्ड्रेन, अगर हम अर्दन पॉट यानी कि कुल्हड़ को और एक ग्लास टम्बलर को होल्ड करेंगे तो क्या ज़्यादा इजी रहेगा होल्ड करना, कुल्हड़ और ग्लास टम्बलर? अगर हम ग्लास टम्बलर है उसके ऊपर ग्रीस लगा दें, उसकी जो सरफेस है उसको ग्रीसी कर दें आउटर लेयर को, ठीक है, या फिर उसके ऊपर एक थिन लेयर कुकिंग ऑयल की लगा दें, तो क्या वो हमको होल्ड करना ईजी रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम उसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो चिल्ड्रन, जो कुल्हड़ है उसकी आउटर सरफेस और जो हमारा जो पाम हैंड है उसकी जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर एक इंटरलॉकिंग हो जाती है जिससे हम उसको इजीली होल्ड कर सकते हैं, है ना। वहीं अगर ग्लास टम्बलर को भी हम इसी तरीके से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसके ऊपर एक ऑयली लेयर लगा दी या ग्रीस का एक कोट कर दिया तो जो हमारी इंटरलॉकिंग है ग्लास टम्बलर की सरफेस की और हमारी इंटरलॉकिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी और ये मोर डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम उसको होल्ड कर सके, क्योंकि इंटरलॉकिंग से ही एक फोर्स अप्लाई होता है जैसे कि अपन ने पहले रीड किया था और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ओके चिल्ड्रन, recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? Children, एक muddy track है और एक wet marble है ना. अगर हम उनपे मूव करें तो कौन से फ्लोर पे मूव करना ज़्यादा ईजी या ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, मडी ट्रैक पे या वेट मार्बल पे? डिपेंड करता है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स पे, ठीक है. अब आप इमेजिन करें कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है. फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है मतलब कि मडी ट्रैक या वेट मार्बल के सरफेस पे और हमारा जो फुट है या हमारे जो शूज हैं उसके जो सरफेस है उस पर इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है, यानी कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. उस कंडीशन में क्या हम उस पर वॉक कर पाएंगे? नहीं. उस कंडीशन में क्योंकि इंटरलॉकिंग ही नहीं हो रही है तो और फ्रिक्शनल फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम उस पर वॉक नहीं कर पाएंगे. वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि हम उस पर वॉक कर पाए. You could not write with a pen or pencil if there were no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles with sticks to the blackboard. Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? If an object started moving, it would never stop if there were no friction. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. You could not fix a nail on the wall or tie a knot. Without friction, no building could be constructed. Now children, अगर हम कॉपी से पेन या कॉपी पर पेन या पेंसिल से लिख रहे हैं या फिर ब्लैक बोर्ड पर आपके टीचर चॉक से लिख रहे तो विदाउट फ्रिक्शन इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड और ऑन योर कॉपीज, क्योंकि जो चॉक या पेन या पेंसिल है उसकी सरफेस का आपकी कॉपी या ब्लैक बोर्ड पर की सरफेस से जो इंटरलॉकिंग है उससे एक फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और उसी से ही ये पॉसिबल होता है कि हम किसी भी चीज़ पे कुछ राइट कर सकें. इन द सेम वे जो टायर्स हैं रोड पर, अगर आपका आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो जो व्हीकल का जो टायर्स है उसकी सरफेस से और रोड की सरफेस में इंटरलॉकिंग से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है और उसी से ये पॉसिबल होता है कि आप किसी भी व्हीकल को स्टार्ट कर सकें या स्टॉप कर सकें या उसके डायरेक्शन को जो उसका मोशन का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सके, ठीक है. इन द सेम वे अगर हम एक वॉल के ऊपर नेल फिक्स कर रहे हैं, आयरन के नेल फिक्स कर रहे हैं तो या फिर एक नॉट बांध रहे हैं तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टाई अ नॉट और टू फिक्स अ नेल ऑन द वॉल विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर चिल्ड्रन? इन द सेम वे विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स अपन किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं. On the other hand, friction is an evil too.
It wears out the material whether they are screw, ball bearing or soles of shoes. You must have seen worn out stabs of foot over bridges at railway stations. Friction can also produce heat. Vigorously rub your palms together for a few minutes. How do you feel? When you strike a matchstick against a rough surface, it catches fire. Now children, जहाँ तक अभी हमने स्टडी करी जो फ्रिक्शन है उसकी क्या क्या हमको बेनिफिट्स है कि उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, हम राइड कर सकते हैं और भी कई चीजें हैं जो हम विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कर सकते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल टू. इसके कई हमारी लाइफ में हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि कई जो मटीरियल है जैसे कि स्क्रू, बॉल बियरिंग, सोल्स ऑफ शूज है ना, तो ये सब विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कंटिन्यूटी में अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है किसी भी मशीन के स्क्रू को तो ये ना इसके जो स्क्रूज हैं वो घिस जाते हैं. ठीक है ना, जो हमारे शूज के सोल्स हैं वो भी घिस जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी में उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, उस वजह से वो घिस जाते हैं. जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे अगर हम हमारे पाम को रेगुलरली रब करें, जैसा कि आप फिगर 12.9 में देख रहे हो, अपन रेगुलरली अपने पाम को रब करते हैं आपस में विग्रसली. अगर आप रब करेंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी. तो ये एक प्रूफ है कि फ्रिक्शनल फोर्स से हीट प्रोड्यूस होती है. कंटिन्यूटी में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होने से हीट प्रोड्यूस होती है. इन द सेम वे अगर हम एक मैच स्टिक को मैच बॉक्स की सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स जो मैच स्टिक की जो सरफेस है और इस बॉक्स की सरफेस है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा. उस वजह से क्या होगा, जो मैच स्टिक है वो फायर कैच कर लेगी ड्यू टू द अप्लाई ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. You might have observed that the jar of a mixture become hot when it is run. For a few minutes, you can cite various other examples in which friction produces heat. In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. We shall discuss the way of minimizing friction in the following section. Now children, so ये प्रूफ होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट डेवलप होती है. ठीक है, तो जितनी मशीन्स हैं, अगर हम एक मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली हीट ही जनरेट होती है ना, और उसको कंटिन्यूटी में अगर हीट जनरेट होती है तो इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. यहाँ पर हम एग्जाम्पल है हमारे जो मिक्सर जूसर ग्राइंडर है उसका, तो हम कंटिन्यूटी में मिक्सर को यूज में ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो सरफेस है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है ड्यू टू द अप्लाई ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. हीट प्रोड्यूस होगी, इस वजह से वो वार्म हो जाती है. सो जो इस तरह से जो हीट जनरेट होती है, इट इज यूज अमाउंट में हीट जनरेट होगी तो वो किसी यूज में नहीं आती है, जस्ट वेस्टेज ऑफ हीट एनर्जी. सो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जो फ्रिक्शनल फोर्स से जो इस तरीके से हीट जनरेट होती है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. 12.4 Increasing and reducing friction. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. Have you ever thought why the soles of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tire of car, trucks and bulldozer provided better grip on with the ground. Now children, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे शूज होते हैं, है ना, जिस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, जो शूज है उनका जो सोल है वो ग्रूव्ड होता है, इस तरीके से थोड़ा इरेगुलर सरफेस भी होता है. एंड यहाँ पर अपन सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं कि जो टायर्स हैं किसके, ट्रक्स के, कार के, बुलडोजर के, उनके डिजाइन किस तरीके से दे आर स्पेशली डिजाइंड, है ना, ट्रेडेड टायर्स होते हैं वो. तो इस तरीके से जो डिजाइंड होते हैं वो क्यों होते हैं, जिससे कि इनकी जो सरफेस है वो और जो फ्लोर की सरफेस है, रोड की सरफेस है, उस पर जो ग्रिप है या इंटरलॉकिंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और उनमें फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो सके, जिससे कि हम रोड पे वॉक करते वक्त या रन करते वक्त फिसले नहीं, या फिर कोई भी व्हीकल है वो रोड पर स्लिप ना हो और इजीली वो मूव कर सके. तो इधर कुछ कंडीशन में या कुछ सिचुएशन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नेसेसरी होता है, वो अप्लाई होना बहुत जरूरी होता है. We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever,
These pads arrest the motion of the rim due to the friction. The wheel stops moving. Children, जब हम हमारे बाइसिकल या कोई भी ऑटोमोबाइल को रोड पे रन कर रहे हैं, चलाते हैं, तब उस वक्त क्या होता है कि वो इजीली मूव करते हैं, क्योंकि हम ब्रेक्स उस समय अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो वो इजीली रोड पे रन करते हैं. लेकिन जैसे ही हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे उस वक्त क्या होगा, जो ब्रेक्स हैं वो जो व्हील्स है उससे टच करते हैं ब्रेक्स के पैड्स, और उन दोनों में सरफेस में ड्यू टू टच विद ईच अदर उनमें एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, जिससे कि उसके जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें वो डिक्रीज होता है और वो रेस्ट पोजीशन में या वो धीरे धीरे रुक जाते हैं. ठीक है. लेकिन जब तक हम ब्रेक्स अप्लाई नहीं करेंगे, ब्रेक्स के पैड्स और व्हील्स आपस में टच नहीं करेंगे और इन दोनों में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा, उस वक्त जो हमारा व्हीकल है वो इजीली रोड पे रन करेगा. ठीक है. तो इस तरीके से जो व्हील है वो स्टॉप हो जाएंगे टू अप्लाइंग द फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पर भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है अप्लाई होना. You might have seen the kabaddi players rub their hands with sole for a better grip of their opponents. Gymnasts apply some coarse substance on their hands to increase friction for better grip. इन द सेम वे चिल्ड्रन, जो कबड्डी प्लेयर्स है वो अपने हैंड में सॉइल लेके उसको रब करते हैं, जिससे कि जो उनकी सरफेस है हैंड की वो रफ हो सके और इजीली वो अपने अपोनेंट्स को पकड़ सके और उसमें बेटर ग्रिप बन सके और वो इजीली उसको होल्ड कर सके, पकड़ सके, है ना. इन द सेम वे जो जिम्नास्ट है वो भी एक तरह का सब्सटेंस है, वो अपने हैंड्स पे अप्लाई करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप. In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. Children, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता. इट इज अनडिजायरेबल एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट हम यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे कि हम उसको मिनिमाइज कर सके. फॉर एग्जाम्पल, why do you sprinkle fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. The bicycle and a motorcycle, a motor machine uses grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and the moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substances which reduce friction are called lubricants. In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricants. In air cushions between the moving part is used to reduce friction. Okay children, यहाँ पर हम देखते हैं फिगर 12.12 में कुछ बच्चे क्या खेल रहे हैं, दे प्ले कैरम. ठीक है. तो वो जो कैरम बोर्ड है उस पर हम थोड़ा से पाउडर स्प्रिंकल करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, जिससे कि वो इजीली कैरम खेल सके. तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करना नेसेसरी है. दैट इज व्हाट दे अप्लाई पाउडर. इन द सेम वे जो डोर्स जो हिंज ऑफ द डोर है वहां पर हम कुछ ऑयल या ग्रीसिंग अप्लाई करते हैं जिससे कि डोर स्मूथली मूव हो सके. जो बाइसिकल है या मोटर मशीन है उसमें भी हम ग्रीस या ऑयल अप्लाई करते हैं जिससे कि उनके जो पार्ट्स है वो घिसे नहीं और उनकी लाइफ ज्यादा हो सके. एंड वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. इन द सेम वे चिल्ड्रन, जो वेरियस मशीन्स होती है उनमें भी हम ऑयल या ग्रीस या ग्रेफाइट अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी और देयर लाइफ. ठीक है. Now look here children in figure 12.13. सपोज करिए यहाँ पर दो सरफेस है. ठीक है. दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2. अब हमको इन दोनों के बीच में क्या अप्लाई करना है, हमको इन दोनों के बीच में ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करना है, ग्रीस या ऑयल. ये जो ऑयल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेंट्स. एंड लुब्रिकेंट किस यूज में आता है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स. क्यों? क्योंकि ये जो दो सरफेस है, हमने पढ़ा था कि इन दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होती है एंड उस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता है ना.
लेकिन ये क्या होता है कि इस सरफेस और इस सरफेस की लेयर के बीच में ल्यूब्रिकेंट अप्लाई हो जाता है, जिससे कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग रिड्यूस हो जाती है। एंड इंटरलॉकिंग रिड्यूस हो जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन। 12.5 Wheel reduced friction. You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. Even a child can pull such pieces of luggage. Why is it so? Let us find out. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling motion. Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. This is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers. Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by the use of ball bearings. Common examples are the use of ball bearings between hubs and the axle of ceiling fans and bicycle. Now children, एक लगेज है, अगर हम एक लगेज लेंगे जिसमें रोलर्स लगे हुए हैं और दूसरा लगेज लेंगे जिसमें रोलर्स नहीं लगे हुए हैं और किसी भी एक बच्चे को बोलेंगे कि आप उसको पुल करिए, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा इजी रहेगा उसको पुल करना, लगेज विथ रोलर्स और लगेज विथ हाउट रोलर्स? ऑब्वियसली ऐसा लगेज जिसमें रोलर्स लगे हैं वो ज्यादा इजीली, वो भले उसमें कितना हैवी लोडेड वो क्यों ना हो, वो इजीली उसको पुल कर सकता है ड्यू टू द रिड्यूसिंग द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो ये जो इसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर ये इसको स्लाइड करेगा उस कंडीशन में ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, लेकिन जब ये रोल हो रहा है इन दैट कंडीशन वो कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा लगता है। सो जो किसी भी चीज को अगर अपन को रोल करना, मतलब उसको अपन को पुल करना हो या पुश करना हो, उस कंडीशन में रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई करना हमारे लिए मोर इजी रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लेस अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। दैट इज वाई वेरियस जो इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज है उसमें मशीन्स को चलाने के लिए इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई होने लग गया है। उनमें वो बॉल बियरिंग्स यूज में लेने लग गए, जिससे कि जो फ्रिक्शन है वो लेस अप्लाई हो और जो उनके मशीन्स की जो स्क्रू है, पार्ट्स है, वो किसी नहीं, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज हो, उनकी लाइफ ज्यादा इंक्रीज हो। Here is an activity, children, activity 12.4. Take a few pencils which are cylindrical in shape. Place them parallel to each other on a table. Place a thick book over it. Now push the book. You observe the pencils rolling as the book moves. Do you feel it is easier to move the book in this way than to slide it? Do you think that resistance to the motion of the book has been reduced? Have you seen heavy machinery being moved by placing locks under it? Now children, एक एक्टिविटी है, इसमें हम नोटिस कर रहे हैं सी फिगर 12.15। इसमें हमने एक टेबल के ऊपर कुछ पेंसिल्स रख दी है और उसके ऊपर इस तरीके से हमने एक बुक प्लेस कर दी है। अब हम इस बुक को मूव करने की कोशिश करेंगे, इजीली मूव हो जाएगी क्योंकि ये पेंसिल्स भी साइमल्टेनियसली रोल करेंगी अलॉन्ग विद बुक्स, तो फिर वो इजीली मूव हो जाएगी, है ना। तो दिस इज द रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन वही हम इन पेंसिल्स के बिना अगर हम इस बुक को यहाँ पर पुश करेंगे या मूव करेंगे तो उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और इस वजह से इसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसमें क्योंकि स्लाइड करने में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है टू मूव द और टू पुश द बुक, ठीक है। तो दिस इज द रोलिंग फ्रिक्शन। और इसीलिए अगर हम बुक्स के बजाय कोई हैवी लोडेड बॉक्स या कुछ भी है उसको इस तरीके से इजीली मूव कर सकते हैं, पुल या पुश कर सकते हैं। 12.6 Fluid friction. You know that the air is very light and thin, yet it exerts friction force on objects moving through it. Similarly, water and other liquid exert force of friction when object moves through them. In science, the common name of gases and liquids
is fluid. So we can say that fluid exerts force of friction on objects in motion through them. The frictional force exerted by liquid is also called drag. So children, here what is drag? ऐसा frictional force जो कि fluid से exert होता है, apply होता है, that is called drag. Okay, so drag is the frictional force which is exerted by fluids. And what is fluid children? In science commonly जो gases and liquids हैं, ठीक है ना, उसको अपन बोलेंगे fluids. तो fluids में कौन कौन आ जाएगा? gases and liquids both. तो जो gases और liquids हैं they also exerts frictional force जिसे हम कहेंगे fluid friction, ठीक है ना. The frictional force on an object in fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. Children, जो frictional force है fluid का है ना, वो डिपेंड करता है कि उस fluid के ऊपर यानी कि air and liquid में कौन सा जो object है उसका motion क्या है, उसकी speed क्या है with respect to the fluid. Secondly, डिपेंड करता है कि उस object का जो कि फ्लूइड में मूव कर रहा है या उसके कांटेक्ट में है उसका शेप कैसा है. तो दो चीजों पर डिपेंड कर गया, पहला शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इट्स स्पीड, इट्स नेचर ऑफ इट्स स्पीड. It's obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Children, ये जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स में मूव कर रहा है, whether it is water, it is liquid or it is gases. So it is necessary for that object to overcome the friction which acting on it. ठीक है. In this process, obviously energy lose होती in the form of heat or any other else. Efforts are therefore made to minimize friction. So objects are given special shape. So children, उस जो frictional force apply होता है between the surface of that object and fluid, उस अगर ज्यादा frictional force apply होगा तो वो उसमें मूव नहीं कर पाएगा फ्लूइड्स में, है ना. तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट फ्रिक्शनल फोर्स उन जो ऑब्जेक्ट है उनको एक स्पेशल शेप दिया जाता है जिससे कि वो इजीली मूव कर सके उस फ्लूइड के अंदर. Where do you think scientists give hints for these special shapes? From nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluids all the time. Their bodies must have evolved to shape which would make them lose less energy in overcoming friction. You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarity in its shape and that of a bird? In fact, all the vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. Now children, जो साइंटिस्ट है उनको इन ऑब्जेक्ट की शेप बनाने का हिंट कहाँ से मिला? और ऑफ कोर्स ऑब्वियसली फ्रॉम द नेचर, क्योंकि जो बर्ड्स एंड फिशेस का अगर हम शेप देखेंगे, बर्ड्स जो कि एयर में मूव करती हैं, फिशेस जो कि वाटर में मूव करती हैं, है ना. तो उनकी बॉडी का एक स्पेशल शेप होता है जिससे कि वो इन फ्लूइड्स में इजीली मूव कर सकती हैं और उनकी एनर्जी उनकी जो एनर्जी वो लेस लगती है और जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है उनकी बॉडी के शेप की वजह से. और वो इजीली, क्योंकि वो अपना पूरा टाइम उन फ्लूइड के साथ स्पेंड करते हैं, है ना, तो वो बहुत इजीली हो जाता है उनको उन फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में रहने से, मूव करने से. तो आप देखेंगे कि जैसे बोट का शेप है या एरोप्लेन का शेप है वो या शिप का शेप है ना, या हेलीकॉप्टर का शेप है, वो स्पेशली डिजाइंड होता है. उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बर्ड की तरह से, है ना, बिल्कुल बर्ड की तरीके से उनका एग्जैक्ट शेप वो बनाते हैं जब वो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, जिससे कि वो इजीली उस फ्लूइड में यानी कि एयर में या वाटर में मूव कर सके और एनर्जी लेस खर्च हो, लेस लगे और फ्रिक्शन लेस अप्लाई हो. ओके चिल्ड्रन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.